डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मुंगेस मेथड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर, जो मैथमेटिक्स के अंदर पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुंगेस मेथड के अंदर जब भी कोई इक्वेशन आती है तो ऑब्वियस है वहाँ पर मेंशन होता है कि उस इक्वेशन को हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे 4 पीट मेथड है, सॉल्व इन सीरीज है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ मेंशन होता है कि इन टॉपिक से उनको सॉल्व करना है। उसी तरह से मुंगेस मेथड के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले जो एक बात हमें ध्यान रखनी है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मुंगेस मेथड, जो कि क्या होती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी। अगर इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दे रखी है और मुंगेस मेथड में पूछा गया है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल वी की वैल्यू निकालना बाय कंपैरिजन, जो कि हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी। सेकंड पार्ट जो हमें करना होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर वो होता है सब्सिडरी इक्वेशन, जो कि हमें हेल्प करती है उस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। क्योंकि मुंगेस मेथड का बेसिक यूज जो होता है वो अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण को हल करने में होता है। तो उन समीकरणों को हल करने के लिए जो गौण समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी इक्वेशन, ये हमें हेल्प करती है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, आर, एस, टी और वी की, जो हमें बाय कंपैरिजन क्वेश्चन से मिल जाती है। तो पहला काम हमें यही करना होता है कि कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर वो हमारा क्वेश्चन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन क्या है कि r माइनस टी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी टेन एक्स इक्वल टू 0। तो पहला काम हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। तो हम जानते हैं कि r, s और t ये कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो इनमें जो r, s, t नहीं होता है वो राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। तो हम ध्यान से देखें तो p टेन एक्स के अंदर ना तो r है, ना s है, ना t है, तो इसलिए पहले उसको राइट साइड में भेज देंगे। तो जब हम इसको राइट साइड में भेज के कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, r माइनस टी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का p टेन एक्स, और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो कैपिटल R की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। S हमें नजर नहीं आ रहा है तो S की वैल्यू 0 हो गई। और कैपिटल T की वैल्यू, जो स्मॉल t का कोफिशिएंट है, वो कितना है हमारा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू में जो लिख रखा है वो v होता है, जो कि हमारा यहाँ क्या बन गया, माइनस का p टेन एक्स। तो पहला काम हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या करना है कि जो भी हमारी जो ये गौण समीकरण यानी सब्सिडरी इक्वेशन होती है उनमें इन वैल्यू को पुट करना है। तो हमने ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, आर, टी, एस और वी की वैल्यू। तो हमने पुट कर दी। तो कुछ इस तरह से ये दोनों इक्वेशन नजर आएंगी। तो इनको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि जो भी इक्वेशन नंबर जो ये सेकंड वाली होती है गौण समीकरण यानी सब्सिडरी, ये हमारे को हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा पहला नज़र जो है वो इस फॉर्मेट पे जाना चाहिए। अब यहाँ कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसा कि हम इधर अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, डी वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर, यानी एक तरह से क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली हमें यहाँ क्या नजर आ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ सकता है, और सिमिलरली हमें यहाँ क्या नजर आ सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नजर आ सकता है। तो पूरा टारगेट जो है हमारा वो इस इक्वेशन पे होना चाहिए। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तब तो हम इसमें से दो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, जो कि होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाती है तो उस केस में हमारे को सॉल्यूशन निकालने के लिए लैग्रेंज मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मेट बना है वो क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब अगला जो काम होगा वो क्या होगा, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन में से इस वाले पार्ट को हमें कंसिडर करना है। तो कौन सा पार्ट हम लेंगे अब कि डी वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के ऊपर हमें फोकस करना है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर लिखे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं और दोनों में सिर्फ चेंज क्या है, साइन का चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, कौन सी इक्वेशन ले ली, डी वाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर 0। तो जो भी इक्वेशन लेना पहले उसका क्या कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई, cos x का क्या हो जाएगा sin x, और 0 का क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट जिसको नाम दे देना c1। तो पहला काम इस इक्वेशन से हो गया कि एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है।
वन ऑफ द पार्ट। दूसरा काम क्या होगा कि जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट की है ये वाली, उसमें से dy माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर जैसे 0 है तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से कि कॉस एक्स डी एक्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो dy बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब इस वाले जो भी पार्ट आया है उसको हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी थी, जो बड़ी वाली इक्वेशन बनी थी गौण समीकरण के अंदर, उसमें इससे जो पार्ट हम निकाल रहे हैं उसको पुट करना है। तो पहला काम तो क्या था कि इसका जो भी हमने पार्ट लिया उसका इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन निकाल लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, जो पार्ट हमने लिया है उसमें से जो वैल्यू आई, जैसे यहाँ dy की वैल्यू क्या आई cos x dx, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जहाँ जहाँ dy है वहाँ क्या लिख देंगे cos x dx। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो हम ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है और dx कॉमन आ रहा है जो सब में प्रेजेंट है। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में cos x dx को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज बच गई। अब यहाँ आने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि अब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए जरूरी क्या होता है, जैसे dp का इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है, dq का कर सकते हैं लेकिन dq के साथ x नहीं चलता है, और x का कर सकते हैं लेकिन x के साथ p नहीं चलता है। तो हमें इस तरह से ध्यान देना है कि हमारा काम हो जाए इंटीग्रेशन का इजी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ p है और यहाँ पर भी p है, ठीक है, और यहाँ पर x है, तो हम क्या कर सकते हैं कि p और x का एक पेयर बना सकते हैं। यानी यहाँ पर तो p के साथ x नजर आ रहा है लेकिन यहाँ p के साथ x नहीं है। तो अगर हम यहाँ से cos x को कॉमन ले लेते हैं तो cos x यहाँ से हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा dq, जिसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि वो अकेला रह जाएगा। और cos x जब कॉमन लेंगे तो cos x जो कॉमन आके आएगा वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, p के साथ, यानी x के साथ p हो जाएगा और यहाँ p के साथ x हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में cos x को कॉमन ले लिया। तो cos x को कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन cos x बनेगा और 1 अपॉन cos x को यहाँ क्या लिख देंगे sec x। यहाँ पर cos x एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी cos x नहीं था तो 1 अपॉन cos x क्या बन गया, sec x। अब हम क्या करेंगे, जो x और p वाला जो साथ वाला फॉर्मेट है उसको साथ में लिख देंगे, जैसे sec x dp p tan x sec x dx माइनस dq जो सेपरेट है उसको अलग चलने दिया। अब ये अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा बन सकता है u इंटू वी का फॉर्मेट, जो कि क्या होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी p sec x अगर हम लिखते हैं u और v की तरह तो sec x एज इट इज p का क्या लिख दिया dp, फिर p एज इट इज sec x का क्या लिख दिया sec x tan x। तो इस तरह से हमारा यहाँ क्या बन गया, u इंटू वी का फॉर्मेट बन गया। और dq जो है उसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है तो उसका रिजल्ट आसानी से क्या आ जाएगा q, और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, p sec x माइनस क्यू इक्वल टू एक नया कांस्टेंट c2। तो पहला जो रिजल्ट था हमारा वो क्या था, जो इजीली इंटीग्रेट हो गया था वो था y माइनस साइन एक्स इक्वल टू c1, और दूसरा जो रिजल्ट आया वो क्या है, p sec x माइनस क्यू इक्वल टू c2। तो दोनों के राइट साइड में कांस्टेंट है तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए अब हम फॉर्मेट क्या यूज करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू जो चाहिए होती है आगे आने वाले स्टेप में वो p और q की वैल्यू चाहिए होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू आई है p sec x माइनस क्यू उसको तो हम फंक्शन से बाहर रखेंगे, और जो y माइनस साइन एक्स है उसको हम नाम दे देंगे फंक्शन ऑफ y माइनस साइन एक्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं तो फिर p और q की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी p और q का सॉल्यूशन आता है उसको हमें बाहर रखना है, बाहर इन द सेंस कि वहाँ फंक्शन आगे नहीं लगाना है, और जो भी दूसरा सॉल्यूशन होता है उसी इक्वेशन का उसको हमें फंक्शन नाम दे देना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, p sec x माइनस क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस साइन x। तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल यानी एक मध्यवर्ती समाकल। तो ये सॉल्यूशन हमें किससे मिला है, dy माइनस जो हमारा रिजल्ट जो था dy माइनस cos x dx से। दूसरा जो सॉल्यूशन आया था हमारा थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने पर a प्लस बी, वो क्या आया था dy प्लस cos x dx। तो ऑब्वियस है कि दोनों के अंदर चेंज क्या था, सिर्फ माइनस साइन का था कि एक जगह माइनस था और एक जगह प्लस था। तो पहला जो सॉल्यूशन आया हमारा, हम क्या करेंगे उसमें जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या लिख देंगे प्लस, माइनस की जगह प्लस। तो ये किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो सेकंड वाला हमारा जो पार्ट आया था जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से लिखा था, ये वाला
एक हमारा आता है dy प्लस कॉस एक्स डी एक्स और एक हमारा था dy माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो dy माइनस कॉस एक्स डी एक्स को लेके चले थे हम, तो हमने सॉल्व कर दिया। तो जहाँ जहाँ हमारे सॉल्यूशन में माइनस था वहाँ हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सेकंड p sec x प्लस q बराबर नया फंक्शन नाम दे देना g y प्लस साइन x। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है कि dz इक्वल टू होता है p dx प्लस q dy। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p और q की। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। तो दोनों को अगर हम एक बार अगर ऐड करें ऊपर नीचे लिख के, तो हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, p की। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, q की। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं इजीली। तो ऐड करेंगे तो p की वैल्यू मिल गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q की वैल्यू मिल गई। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो p और q की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे dz वाली इक्वेशन के अंदर। तो dz इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, p dx प्लस q dy। तो p इंटू डी एक्स प्लस q पूरी वैल्यू रख दी इंटू डी वाई। अब लास्ट में क्या करना है, फंक्शन ऑफ y माइनस साइन एक्स, क्योंकि दोनों जगह लिखा हुआ है तो उसको हमें कॉमन ले लेना है। जैसे एक तो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, उसको तो बाहर लिख दो। फंक्शन ऑफ y माइनस साइन एक्स का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है, उसको तो हमने बाहर लिख दिया। और दूसरा कोफिशिएंट क्या है, cos x dx है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर फंक्शन ऑफ y माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हाफ माइनस हाफ है और डी वाई है, तो हाफ को तो हमने बाहर ले लिया है तो माइनस डी वाई अंदर आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ वाई प्लस साइन एक्स, इसका कोफिशिएंट अगर हम देखते हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कॉस एक्स डी एक्स है। और दूसरा कोफिशिएंट हमारा क्या है, जी ऑफ वाई प्लस साइन एक्स का डी वाई है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमने क्या करा है, फंक्शन ऑफ वाई माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट को ऊपर नीचे लिख दिया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, जैसे अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx करो तो इजीली हम लिख सकते हैं x²/2। लेकिन अगर कोई कहता है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx करो, तो क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x पता है क्या, नहीं है, तो इजीली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करने को कहता हूँ तो cos x dx और dy का तो इजीली हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऑफ y माइनस साइन एक्स और g फंक्शन ऑफ y प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए केवल क्या करते हैं, इसमें स्मॉल f की जगह कैपिटल F लिख देते हैं, स्मॉल g की जगह कैपिटल G लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, x² प्लस 2xys प्लस y² बराबर 0। तो सबसे पहला काम वही करना है कि अगर r s और t वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और जिसमें r s t नहीं है उसको राइट हैंड साइड में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ वो टर्म पहले से ही प्रेजेंट नहीं है तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। पहला काम क्या किया हमने, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, किसकी वैल्यू निकाल ली, r s और t की। अब इन वैल्यू को कहाँ रखना है, सब्सिडरी इक्वेशन में। ये हम जानते हैं 2 इक्वेशन होती है, दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है सब्सिडरी की, उस पर हमें फोकस करना है, जो कि बन सकती है a² माइनस b² या a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अगर ये x² dy², अगर ये टर्म 0 हो जाती, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन होता तो ये बन जाता a² माइनस b², लेकिन ये टर्म प्रेजेंट है तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b का क्या बन सकता है, होल स्क्वायर बन सकता है। तो किसका होल स्क्वायर बन गया, ये x dy माइनस y dx का होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो रिपीटेड वैल्यू होती है। तो रिपीटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक ही रूट होता है जो 2 बार होता है। तो इसका मतलब हमें तो 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, जैसे f और g नाम के। तो इससे हमें सिर्फ कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं समझ जाना कि यहाँ लैग्रेंज मेथड का यूज होने वाला है लास्ट में जाके फॉर फाइंडिंग द फाइनल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया कि वी नीड 2 सॉल्यूशन बट फ्रॉम दिस वी विल गेट ओनली 1। अब वो 1 भी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी इक्वेशन आई x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों साइड उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x के साथ y नहीं चलता है, ना y के साथ x चलता है, तो हम क्या करेंगे, x और y को अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे ट्रांसफर कर देंगे। तो y के साथ y लिख दिया, x के साथ x लिख दिया। अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x, और जब भी एक भी log आता है और बिना लिमिट इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा क्या लिख दिया जाता है, एक कांस्टेंट। तो log c1, फिर log x को इधर लेके आ गए तो ये बन जाएगा log m माइनस log n बराबर log c1। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह से आ जाएगा कि log y अपॉन x बराबर log c1। एंटी लॉग लेंगे तो y अपॉन x बराबर क्या आ गया, एक रिजल्ट c1।
दूसरा काम हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें से एक वैल्यू निकाल के हमारी जो सेकंड सब्सिडरी इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन हमने क्या ली थी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। तो उसको हम पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर एक्स डी वाई एक ही जगह है, एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने एक्स और एक्स के साथ, और एक्स डी वाई की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, वाई डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, वाई डी एक्स को क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू बराबर 0। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर इजीली इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता क्योंकि p के साथ x और q के साथ क्या है, y है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से दोनों तरफ p dx प्लस q dy को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया। अब p dx को अगर ऐड करेंगे तो x dp के साथ लिख देना, क्योंकि p के साथ x है तो p के साथ x होना चाहिए, और q dy को ऐड करेंगे तो वो y के साथ और q के साथ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से u इंटू v का फॉर्मेट फिर से, जो कि क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू पी, और यहाँ क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू क्यू, और उधर की तरफ जो हमने जोड़ा है p dx प्लस q dy, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये है p dx प्लस q dy। तो p dx प्लस q dy को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फिर से dz, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होता है। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू पी डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू क्यू इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z, इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, px, ये क्या बन जाएगा, qy बराबर z, और बिना लिमिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट c लगा दिया। अब जैसा कि हमने बोला था कि जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा तो वहाँ लैग्रेंज मेथड का यूज होगा। तो लैग्रेंज मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम जानते हैं क्या होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो ये जो चीज़ है, स्मॉल p का कोफिशिएंट ये कैपिटल B बन जाएगा, स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q बन जाएगा, और z प्लस C2 किसकी जगह आ जाएगा, r की जगह। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है लैग्रेंज का वो क्या कहता है कि dx अपॉन p की जगह x, dy अपॉन q की जगह y, dz अपॉन r की जगह z प्लस फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अब हमने जो फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया था कांस्टेंट C1 का, वो क्या आया था, y अपॉन x आया था। और हमने जब भी कहा है कि जब भी पहला सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो उसको हम आगे क्या लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, और p और q के आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हमारे पास जो ये पेयर बने, ये वाला, तो लैग्रेंज मेथड्स में हमेशा दो सॉल्यूशन निकाले जाते हैं और हमें दो सॉल्यूशन ही चाहिए। तो पहला जो पेयर होता है वो इजीली इंटीग्रेबल ये वाला है, और दूसरा पेयर जो है वो हम ये वाला इसके साथ भी ले सकते हैं और ये वाला इसके साथ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, दो सॉल्यूशन, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला जो कंपैरिजन किया हमने, पहला पेयर लिया dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, ये इजीली इंटीग्रेबल है, log x log y log जो भी हमारा कांस्टेंट नेक्स्ट है, फिर log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log m इंटू एन, एंटी लॉग ले लेना, तो x बराबर क्या रह जाएगा, y इंटू C3। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, x अपॉन C3, 1 अपॉन C3 को नया कांस्टेंट क्या मान सकते हैं, C4। तो एक तरह से y अपॉन x बराबर क्या आ गया, C4। और एक हमारा रिजल्ट पहले भी आया था इक्वेशन नंबर 6 में, वो आया था y अपॉन x बराबर C1। इसका मतलब क्या हुआ, C4 और C1 लिखे या C4 लिखे, दोनों का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेकेंड पेयर हम जब ले रहे हैं, मान लो dy अपॉन वाई इक्वल टू ले रहे हैं dz अपॉन जेड प्लस फंक्शन y अपॉन x। अब y अपॉन x की जगह क्या लिखा जा सकता है, C1, जो कि हमारा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेबल है। अब इजीली दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये dz अपॉन जेड क्या बन जाएगा, log z, ठीक है। उसके बाद dy अपॉन वाई क्या बन जाएगा, log y प्लस log C5 नाम दे दिया। फिर ये log m प्लस log n बन जाएगा, तो log m इंटू एन। फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो z प्लस फंक्शन ऑफ C1 बराबर क्या आ गया, y C5। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन जो होगा हमारा सॉल्यूशन, वो क्या लिख सकते हैं, C2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाई C1। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था कि p माइनस सेक एक्स क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस साइन x, इस तरह से लिखा था। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से C2 कांस्टेंट था, ये हमारा क्या था, C1 कांस्टेंट था, इसलिए हमने लिखा है C2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाई C1, ठीक है। फाई हमारा क्या हो गया, f की जगह काम कर रहा है, तो C2 की वैल्यू रख दी हमने, z प्लस फंक्शन y अपॉन x अपॉन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 की वैल्यू क्या थी, y बाई x, y को हमने 2 ट्रांसफर कर दिया, तो z का फाइनल आंसर क्या आ गया, y इंटू फंक्शन
वाई अपॉन एक्स माइनस फंक्शन वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।